नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक चीज बहुत आजकल न्यूज में चल रही है जिसका नाम है एक्सटिंक्शन रेबेलियन। कहीं ना कहीं इस एक्सटिंक्शन रेबेलियन को फॉर्म प्रोटेस्ट से जोड़ा जा रहा है। हालांकि एक्सटिंक्शन रेबेलियन एक बहुत अलग चीज है, ऑलरेडी 2018 में शुरू हो चुकी है। तो ये एक्सटेंशन रेबेलियन किस हद तक इंडिया में एक्टिव है, इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन शहर है उनका, वहां से शुरू हुई थी। दुनिया भर में फैला, क्लाइमेट रिस्पॉन्स के लिए इसको लेके आया गया। कैसे ये इंडिया में फार्म लॉस के साथ एसोसिएट हुआ है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटिंक्शन रिबेलियन क्यों चालू किया गया, इसकी 10 कोर वैल्यूज क्या है, इसकी रीसेंट एक्टिविटीज क्या है और इसके इंडिया के लिंक्स क्या हैं, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, इसकी ज्यादा बातचीत क्यों हो रही है। बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता ही है कि भाई दिल्ली पुलिस ने ये जो ग्रेटा थुनबर्ग वाली जो टूल किट है, उसमें 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है इंडिया में। ये तीनों इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एक है दिशा रवि, एक है निकिता जैकोब, एक है शांतनु मुलुक। ऐसा बोला गया कि इन 3 लोगों ने मिलकर, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट थी दिशा रवि, इन्होंने एक टूल किट बनाई। दिशा रवि ने इस टूल किट को प्रोवाइड किया ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग ने उस टूल किट को ट्वीट कर दिया। उस टूल किट में सरकार को कुछ चीजें पसंद नहीं आई होंगी, तो ग्रेटा थुनबर्ग ने उस कंट्रोवर्शियल टूल किट को डिलीट किया, उसमें से कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स को बाहर निकाला और सैनिटाइज्ड एक नई मॉडिफाइड टूल किट को फिर से ट्वीट किया ग्रेटा थुनबर्ग ने। और कहीं ना कहीं ग्रेटा थुनबर्ग को बैक एंड से ये टूल किट किसने प्रोवाइड की थी, दिशा रवि ने प्रोवाइड की थी। तो दिशा रवि, निकिता जैकोब और शांतनु मलिक, इन तीनों का नाम निकल के आया इस ग्रेटा थुनबर्ग वाली टूल किट में। लेकिन यहां पे ये जो दिशा रवि, निकिता जैकोब और शांतनु मलिक हैं, ये बेसिकली है कौन। दे आर वॉलेंटियर्स ऑफ अ ग्लोबल इन्वायरमेंट मूवमेंट। और ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट मूवमेंट है, ये क्या कर रहा है, ये अटेंशन लेके आ रहा है टू क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी। किसका अटेंशन लेके आ रहा है, दुनिया भर की सरकारों का। और अपने डिफेंस में निकिता जैकोब ने क्या बोला, निकिता जैकोब ने एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के लिए अपलोड किया। और निकिता जैकोब ने क्या बोला, दिस वॉलंटियर मूवमेंट helps to create awareness about the various environmental crises and concerns worldwide and help to create a positive change to the current system and structure in the world today with non-violent means। ये बात हो रही है एक्सटिंक्शन रेबेलियन की। ये जो एक्सटिंक्शन रेबेलियन 2018 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक्सटिंक्शन रेबेलियन चालू है। ये एक्सटिंक्शन रेबेलियन नॉन वायलेंट तरीके से काम करता है और कहीं ना कहीं इस एक्सटेंशन रेबेलियन को कोट करके निकिता जैकोब बोल रही है कि भाई हमको बेल दी जाए। कहीं ना कहीं ये जो फार्म प्रोटेस्ट के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है, वो एक्सटिंक्शन रेबेलियन की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक्सटिंक्शन रेबेलियन अब फार्म लॉस से जुड़ चुका है। कैसे जुड़ चुका है इसको समझेंगे अभी। और एक्सटिंक्शन रेबेलियन यहां पे इसलिए भी प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि ग्रेटा थुनबर्ग ने अपनी ट्वीट में इसको मेंशन किया है। अब भाई बात यह है कि एक्सटेंशन रेबेलियन है क्या और ये फार्मर प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहा है। समझिए, इस एक्सटेंशन रेबेलियन को एक्सआर भी बोला जाता है और ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। ये अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकली नॉन पार्टीसन मूवमेंट using non-violent direct action and civil disobedience to persuade governments to act justly on the climate and ecological emergency। यानी अलग अलग सरकारें क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसी पे प्रॉपर तरीके से काम करें, क्लाइमेट चेंज की तरफ पूरा ध्यान दें। इसके लिए पूरी दुनिया में एक्सटिंक्शन रेबेलियन चलाया गया है। और इस एक्सटेंशन रेबेलियन में कोई भी वायलेंट एनिमल एलिमेंट नहीं है, यहां पे सब नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन है, सिविल डिसोबीडियंस की ये लोग बात करते हैं। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 31 अक्टूबर 2018 को। क्यों, क्योंकि उस समय पे एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, आईपीसीसी के द्वारा। और इस रिपोर्ट में आईपीसीसी ने बोला कि कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमारे पास केवल 12 साल हैं और अगर हमने इसको सही समय पर नहीं रोका तो ह्यूमैनिटी का 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू हो जाएगा। बहुत लोग इसमें जाने जाएंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इस प्रकार की वीडियोस में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं, शेयर करके भी हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। यहाँ पे देखिए लोगो दिख रहा है, ये जो बेसिक आपको लोगो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड पे, ये बेसिकली एक्सटिंक्शन रेबेलियन का लोगो है। थोड़ा क्लियर कट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक एक्स बना नजर आ रहा है, ऊपर से दोनों तरफ से ये एक्स क्लोज्ड है। एक्स दोनों तरफ से क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि आवर ग्लास को डिनोट करा। आवर ग्लास में होता है ना कि भाई इधर सैंड भरी होती है, थोड़ी सैंड से टपकती जाती है, 1 घंटे में इधर की सैंड पूरी इधर पहुंच जाती है, फिर उसको पलट के रख दो
तो ये आवर ग्लास से ये डिनोट करने की कोशिश की जा रही है कि बाई एवरी पासिंग मिनट जो इन्वायरमेंटल डैमेज हम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज को इमरजेंसी बेसिस पे रोकने की जरूरत है। और चारों तरफ से जिसको गोले को बंद किया गया है, इस गोले को अर्थ दिखाया गया, प्लेनेट अर्थ दिखाया गया। इस एक्सटिंक्शन रिबेलियन की प्रेजेंस 75 कंट्रीज में, इंडिया में भी है। अगर एक्सटिंक्शन रिबेलियन अपने आप को क्लाइमेट रिस्पॉन्स के साथ जुड़ा रखे, इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ जुड़ा रखे, तो वो सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी एक्सटेंशन रेबेलियन के बारे में ज्यादा सुना नहीं था, हो सकता है न्यूज में सुना हो तो भूल गए हो। एक्सटेंशन रेबेलियन अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है क्योंकि इसने अपने आप को फार्म प्रोटेस्ट के साथ जोड़ लिया है। बट एक्सटिंक्शन रेबेलियन बिल्कुल अलग है, ये क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसी की बात करता है। बट कहीं ना कहीं एक्सटेंशन रेबेलियन यहाँ पे फार्म प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटिंक्शन रेबेलियन चाहता क्या है। इसकी 3 कोर डिमांड्स हैं दुनिया भर की गवर्नमेंट से। पहली डिमांड है टेल द ट्रुथ, दूसरी डिमांड है एक्ट नाउ, तीसरी डिमांड है गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स। फिर ये एक्सआर मूवमेंट वाले दुनिया भर की सरकारों को ये बताना चाहते हैं, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भाई क्या अर्जेंसी है चेंज की, क्यों आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना चाहिए, इनको नेट जीरो तक लेके आना चाहिए 2025 तक। एक्सटिंक्शन रेबेलियन वाले लोग रेबल करने की बात करते हैं, अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, कलेक्टिव एक्शन प्लान की बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लोग कभी वायलेंस का सहारा नहीं लेते। इनकी मेथोडोलॉजी पूरी तरीके से नॉन वायलेंट है। कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट ये वायलेंट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनके साथ जो जुड़ी हुई टीमें हैं वो अपने आप को अलग अलग ऑर्गेनाइज सर्कल्स में अरेंज करेंगी। ये लोग मीडिया के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू दुनिया भर में अपने व्यू पॉइंट्स को पहुंचाएंगे, फाइनेंस और फंड रेजिंग करेंगे, लीगल ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, ओवरऑल एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को और स्पेसिफिकली सरकारों को इनका मैसेज पहुंचाया जा सके। इसकी 10 कोर वैल्यूज की बात की जाए तो इनकी पहली कोर वैल्यू है कि इनको एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें अगली 7 पुश्तें आराम से रह सके। दूसरा, अपने मिशन को आगे ले जाने के लिए ये दुनिया भर की 3.5% पॉपुलेशन को मोबिलाइज करना चाहते हैं, जो कि इनके हिसाब से अगर ये 3.5% पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर लेते हैं तो मोमेंटम ड्रिविंग ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये दुनिया भर की सरकारों को एक्ट करने पे मजबूर कर सकते हैं। फिर ये रीजनरेटिव कल्चर की बात करते हैं, एक ऐसा कल्चर जो हेल्दी हो, रेजिलियंट हो, अडेप्टेबल हो। ठीक है। फिर ये टॉक्सिक सिस्टम को बदलना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि भाई इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, ठीक है ना, कहीं कहीं स्टेटस को पे रहने की बात करता है, कोई भी चेंज के फेवर में नहीं आता है, जबकि चेंज की हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट हर पासिंग समय पे बर्बाद हो रहा है। फिर रिफ्लेक्टिंग एंड लर्निंग, वी वेलकम एवरीवन एंड एवरी पार्ट ऑफ एवरीवन, वी एक्टिवली मिटिगेट फॉर पावर, ब्रेकिंग डाउन हायरार्कीज ऑफ पावर फॉर मोर इक्विटेबल पार्टिसिपेशन। समझिए 10 कोर वैल्यूज ऑफ एक्सटिंक्शन रेबेलियन में क्या है। ब्रेकिंग डाउन हायरार्कीज ऑफ पावर फॉर मोर इक्विटेबल पार्टिसिपेशन। यहां पे आप फॉर्म लॉस को जोड़ सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली अपने इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉर्म लॉस के सपोर्ट में आ रहे हैं, फॉर्म लॉस बोल रहा हूं, फॉर्म प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आ रहे हैं, फॉर्म लॉस के अगेंस्ट ये एक्सटेंशन रेबेलियन वाले लोग। ठीक है ना भाई। फिर ये ब्लेमिंग और शेमिंग के अगेंस्ट बात करते हैं। ये बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को ब्लेम करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लेम और शेम इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इस टॉक्सिक सिस्टम में एक इंडिविजुअल को ब्लेम ना करके ओवरऑल सिस्टम को यहां पे रिजॉल्व और रिफॉर्म करने की कोशिश करो। ये नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर आता है। तो ये आपको दिख रहा है एक्सटेंशन रेबेलियन का ये है मोटो। डिक्लेयर क्या कर रहे हैं ये, इंटरनेशनल नॉन वायलेंट रेबेलियन अगेंस्ट द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स फॉर क्रिमिनल इनएक्शन ऑन इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस पे जो दुनिया भर की सरकारें कोई एक्शन नहीं ले रही हैं वो क्रिमिनल इनएक्शन है। मतलब एक क्रिमिनल काम कर रही दुनिया भर की सरकारें एक्शन ना लेके, और कहीं ना कहीं इस एक्शन ना लेने के प्रैक्टिस के अगेंस्ट हम एक नॉन वायलेंट रेबेलियन कर रहे हैं। इनकी डिमांडें क्या क्या है। पहली डिमांड कि गवर्नमेंट इकोलॉजिकल क्राइसिस के सच के बारे में दुनिया को बताए। दूसरी डिमांड वर्ल्ड वॉर 2 स्केल क्लाइमेट मोबिलाइजेशन फॉर जीरो एमिशंस इन ड्रॉ डाउन बाय 2025 तक इस प्रकार का हमें मोबिलाइजेशन करना है ताकि जीरो एमिशंस तक हम पहुंच सके, और वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल का मोबिलाइजेशन करना है। हमें एक फॉर्मली जंग सी छोड़ देनी है जो कि नॉन वायलेंट जंग होगी, जहां पे हम सबको बताएंगे कि क्लाइमेट को चेंज करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है, इसको रोकना जरूरी है। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है इनका मोटो।
इस ग्रुप ने अनाउंस किया डेक्लेरेशन ऑफ रेबेलियन। जब इसको बनाया गया लंदन में तो इसने अनाउंस किया डेक्लेरेशन ऑफ रेबेलियन, ठीक है भाई। और उसके बाद इनका काम शुरू हुआ। सबसे पहला जो इनका आप कह सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो लंदन नामक शहर में हुआ। इनका एम है कि ये दुनिया भर की सरकारों से बोल रहे हैं कि आप रिड्यूस कार्बन एमिशन करिए टू 0 बाय 2025। सबसे पहले शुरुआत लंदन में हुई तो सबसे पहले यूके की गवर्नमेंट को बोला गया और बाद में इसके एक्शंस को पूरी दुनिया भर में फैलाया गया और बोला गया कि भैया इंटरनेशनल रिबेलियन करना है हमको, दुनिया भर की सरकारों को हमको बताना है कि भाई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लो, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने सिटिंग्स ऑर्गेनाइज किए लंदन में, बाद में इनके सिटिंग्स दुनिया भर में फैल गए जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इन्होंने कहीं कहीं पे रोका है, बट ये स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट है, ये कभी भी वायलेंस नहीं करते हैं और ये अपने आप को बोलते हैं रिलक्टेंट लॉ ब्रेकर्स। रिलक्टेंट लॉ ब्रेकर्स मतलब हम लॉ तोड़ रहे हैं बट हम लॉ मजबूरी में तोड़ रहे हैं, हमारी डिमांड मान लो, हमारे लिए एक साफ समाज दे दो, हम लॉ नहीं तोड़ेंगे, ये बात इनका बोलना है। फिर इन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन भी ऑर्गेनाइज किया लंदन में, बाद में दूसरे शहरों में भी किया। फ्यूनरल प्रोसेशन क्यों? क्योंकि ये बताना चाहते थे इस प्रोसेशन के थ्रू कि दुनिया भर में इस क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सी स्पीशीज मर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन स्पीशीज को बचाने के लिए सरकारों को याद दिलाना पड़ेगा, इसलिए फ्यूनरल प्रोसेशन ऑर्गेनाइज किया। अप्रैल 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया लंदन में जाके। फिर अगर आप एक्सआर के लिंक्स को इंडिया के साथ देखो तो इस मूवमेंट ने जो अपना कोर प्रिंसिपल रखा है, जो अपनी आइडियोलॉजी रखी है, ये दुनिया के जो सबसे बड़े 15 मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए हैं ना दुनिया भर में, उनके बेसिस पे इस एक्सटिंक्शन रेबेलियन ने अपनी आइडियोलॉजी रखी है। इन मूवमेंट्स में वुमेन सफरेज मूवमेंट ऑफ यूएसए, अरब स्प्रिंग, इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में 1930 में हमारे प्यारे बापू ने जो सॉल्ट मार्च की थी उसको भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया है। तो ये जो एक्सटिंक्शन रेबेलियन है, दुनिया भर में जो जो मेजर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए हैं उससे अपने आप को इंस्पायर करता है, उससे सीखता है। एक्सटिंक्शन रेबेलियन की वेबसाइट पे अगर आप देखो तो इंडिया में कुछ 19 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई और गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम और केरला जैसे स्टेट्स में बसे हुए हैं जो कि एक्सटिंक्शन रेबेलियन के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक्सटिंक्शन रेबेलियन एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप इसकी वेबसाइट पे आइए, साइन अप करिए, आप इस ग्रुप के मेंबर वहां पे भी बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। आप पहले अपने आप को ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करो और बाद में जब मीटिंग्स होगी तो आप ऑनलाइन भी जाके सबके सामने भी जाके यहाँ पे आप मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको इंट्रोडक्टरी टॉक का मौका दिया जाता है, ग्रुप की कोर स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, जो कुछ भी इसके मेंबर्स बनते हैं, जो लोग भी, उनकी बातों को यहाँ पे सुना जाता है। इंडिया में इस एक्सटिंक्शन रेबेलियन के जो भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इस ग्रुप ने वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इवेंट्स जो किया इंडिया में, एक था डाई इन प्रोटेस्ट। ये डाई इन प्रोटेस्ट किया गया अक्टूबर 2019 में बांद्रा रिक्लेमेशन मुंबई में। यहां पे 100 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। डाई इन प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि 100 वॉलंटियर जमीन पे लेट गए और इन्होंने दिखाया कि जैसे कि ये मर गए हैं। क्यों इन्होंने ऐसा दिखाया? इन्होंने ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की तरफ लोगों का ध्यान लेके आना चाहते हैं, सरकार का ध्यान लेके आना चाहते हैं। लेकिन ऑलरेडी उस समय पे मुंबई सिटी में फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये जो आरए कॉलोनी है, मेट्रो कारशेड की वजह से यहाँ पे जो पेड़ कट रहा था, ऑलरेडी वहां पे बवाल चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइन प्रोटेस्ट जो कि इस एक्सटिंक्शन रेबेलियन के द्वारा किए जा रहे थे, इसको करने की परमिशन नहीं दी पुलिस ने, और पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को बोला निकलो यहाँ से, ठीक है भाई। फिर ये जो एक्सटिंक्शन रेबेलियन वाले लोग होते हैं समय समय पर अपने अवेयरनेस इवेंट्स कराते रहते हैं, स्ट्रीट थिएटर्स इनके होते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की परफॉर्मेंस होती रहती है, और कहीं ना कहीं ये बाकी इश्यूज के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट के साथ एक्सटिंक्शन रेबेलियन ने अपने आप को जोड़ा। ये जो सेव मॉलम कैंपेन था जो कि गोवा के जंगलों में 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट था, इसके साथ भी एक्सटिंक्शन रेबेलियन ने अपने आप को जोड़ा। कोल सस्टेनेबिलिटी की बात कर लीजिए, वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन की बात कर लीजिए। अभी कोल सस्टेनेबिलिटी, गोवा के फॉरेस्ट का ये जो सेव मॉलम कैंपेन है, वेस्टर्न घाट्स का कंजर्वेशन है, इनके साथ तो देखिए एक्सटिंक्शन रेबेलियन सीधे सीधे जुड़ रहा है, क्योंकि ये तीनों प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फार्मर लॉ कैसे एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है भाई? फार्मर प्रोटेस्ट तो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा नहीं है, तब भी एक्सटिंक्शन रेबेलियन अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए फार्म लॉस के अगेंस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट दे रहा है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक्सटिंक्शन रेबेलियन
इकोलॉजिकल क्राइसिस को एक बहुत मेजर इमरजेंसी फुटिंग पे लेता है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये बात तो हमको मालूम है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस इज अ बिग क्राइसिस, ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इकोलॉजिकल क्राइसिस को रिवर्स करने के लिए कोई रिबेलियन करना पड़ जाए तो ये जरूरी है। हालांकि वो सिर्फ इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं आना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको एक्सटिंक्शन रेबेलियन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।